आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में। यानी कि पिछले क्लासों में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या कंडीशन था, है ना, कैसे लड़ा गया, किन दो पावर के बीच में लड़ा गया, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, है ना, उनको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा गया, ये भी हमने देख लिया। तो इतना कुछ देखने के बाद हमने ये भी देखा था कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, है ना। अब उस लॉस का रिकवरी किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग इस टॉपिक में ये भी जानेंगे कि आखिर ब्रिटेन में अलग अलग चीज़ों पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा, है ना, क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ब्रिटेन। ब्रिटेन पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में हम लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए थे, है ना, तो इसके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी ज़्यादा हो जाता है। चलिए, तो जानते हैं कि आखिर क्या कंडीशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का, जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है वीक ब्रिटिश इकॉनमी। ब्रिटिश इकॉनमी का मतलब जब भी यहाँ पे आपको कहा जाए तो आपको समझना है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन बोले या फिर ब्रिटिश इकॉनमी बोले, आपको मतलब सेम ही समझना है फिलहाल। चल, तो हुआ क्या, इम्पैक्ट हुआ क्या। सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि ब्रिटेन का जो इकॉनमी था पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया। देखिए, कमज़ोर क्यों नहीं पड़ेगा, हमने पिछले क्लास में आपको कहा था कि किसी भी कंट्री के लिए वॉर सबसे खतरनाक साबित होता है ना, क्योंकि वॉर में 1-2 रुपया या फिर 1-2 लाख या फिर 1-2 करोड़ रुपया नहीं लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, है ना। ये तो बहुत फिर भी कम है। तो जब ब्रिटेन वॉर लड़ रहा है और ब्रिटेन के पास उतना संपत्ति भी नहीं है, वो संपत्ति कहाँ से ले रहा है, भारत से ले रहा है पहला। दूसरा, वो उन्होंने अमेरिका से लोन ले रखा था, यूएस से, है ना। तो ऑब्वियस ये बात है कि इसका इकोनॉमी कर्ज में डूबेगा ही डूबेगा। आपके पास पैसा है नहीं और कूद के चले गए लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है ना। लड़ाई तभी करना चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, जब आपके पास पैसा का कोई कमी ना हो, इस प्रकार से कि आप 10 साल भी वॉर लड़ लिए फिर भी आपके पास पैसा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, इस प्रकार का कंडीशन हो तभी वॉर में जाना चाहिए। नहीं तो फिर वॉर जो होता है ना, किसी भी कंट्री के लिए उसके इकोनॉमी को तोड़ के रख देता है ना। भारत कभी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ किसी का वॉर हो, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत का इकोनॉमी अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि भारत का इकोनॉमी पूरा एकदम इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, पूरा एकदम मजबूत हो चुका है, नहीं कह सकते आप। अभी भारत का इकोनॉमी आगे बढ़ ही रहा है ना, आगे बढ़ ही रहा है। जैसे अमेरिका यदि वॉर लड़ ले 2-3 साल लगातार तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके पास है, उतना मेंटेन करने के लिए है ना। तो तभी वॉर में जाना चाहिए जब आपका कंडीशन ठीक हो। ऐसे कूद के चले गए, लड़ के आ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि उन्होंने यूएस से लोन ले रखा था, तो पूरी तरीके से ब्रिटेन का जो इकॉनमी था, यानी कि जो ब्रिटिश का इकॉनमी था, वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव्ड डिफिकल्ट बिकॉज द हैवी एक्सपेंडिचर ऑन द वर्ल्ड वॉर वन वीकेंड द ब्रिटिश इकोनॉमी। तो रिकवरी करना ब्रिटेन वाले लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल इसलिए साबित हो चुका था क्योंकि ये खर्चा बहुत कर दिया था, है ना। इसका एक्सपेंडिचर जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा कर दिया था, और वो सारा का सारा खर्चा ये कहाँ से किया था, लोन लेकर किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको जो लोन दिया है वो तो लोन बाद में लेगा ही लेगा। हो सकता है कि आज ना ले, कल ना, लेकिन परसों तो ज़रूर लेगा, है ना, वही बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ, कंपटीशन फ्रॉम इंडिया एंड जापान। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इस मौके का फ़ायदा किसने उठाया, इंडिया और जापान ने उठाया। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे, वाइल ब्रिटिश वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ वॉर, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड जापान गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अब होता क्या था, देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कंट्रोल था तो वो भारत की कंपनी को उतना बढ़ावा नहीं देता था, है ना। हर चीज़ फील्ड में, हर फील्ड में वही अपना टांग अड़ाता था, जो करना है हम करेंगे, आप चुपचाप बैठ के देखिए, ऐसा हम लोगों के साथ उनका बर्ताव होता था। लेकिन इन 4 साल में क्या हुआ, जो टाइम पीरियड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ, इस बीच में ये हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जिनका कंट्रोल रहता था भारत के कंपनियों पर, इंडस्ट्री पर, फैक्ट्री पर, वो सारे बिजी हो गए किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब जब उधर बिजी वो हो गए ब्रिटेन में, तो यहाँ पे पूरी तरीके से इंडस्ट्री पे कंट्रोल हट गया उनका 4 साल के लिए। तो यहाँ से मौका मिल गया भारत के
इंडस्ट्री को, कंपनी को आगे आने का, ऊपर उठने का। इसके साथ ही साथ जापान को भी मौका मिला, जापान को भी मौका मिला, क्योंकि पूरी तरीके से ब्रिटेन अभी फ़िलहाल लगा हुआ था किसमें, वॉर में लगा हुआ था। इसका कंट्रोल था नहीं कंपनी पे, फैक्ट्री पे, इंडस्ट्री पे, तो इसी का फ़ायदा उठा लिया इंडिया और जापान। ठीक है, तो ये अपने सामानों को बनाने लगे, बेचने लगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल डेब्ट क्या था, ब्रिटेन का हाल इसके अलावा क्या था। टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर ब्रिटेन हैड बोरोड फ्रॉम द यूएस, आपको मालूम है। सो इट वाज बर्डन विथ ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स। तो आपको मालूम है, जैसा कि हमने आपके पिछले क्लास में आपको बताया और यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ भी था, कि ब्रिटेन वॉर लड़ने के लिए यूएस से लोन लिया था, है ना। और वो लोन इतना ज़्यादा था कि ब्रिटेन वालों के लिए चुकाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए ये लोग चला गया एक्सटर्नल डेप्ट में। डेप्ट का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि आपने कर्जा तो लिया, लेकिन कर्जा आप चुकाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुका था। आगे बढ़ते हैं फिर। एंड ऑफ इकोनॉमिक बूम, ये क्या था, इसके बारे में जानिए। व्हेन द वॉर एंडेड प्रोडक्शन कंसंट्रेटेड कॉन्ट्रैक्टेड, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। अब हुआ क्या ब्रिटेन में, ब्रिटेन में ये हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो पूरी तरीके से जो ब्रिटेन का जो इकोनॉमी था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। पैसा नहीं था, जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी ये सब थे, सब डूब चुका था, कोई बर्बाद हो चुका था। आदमी मर गया तो फैक्ट्री पे बम गिर गया, इस प्रकार से पूरी तरीके से तहस नहस का माहौल था वहाँ पे। तो अब जब ऐसा माहौल है तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, कंपनी ही नहीं है, फैक्ट्री ही नहीं है, जगह ही नहीं है काम करने के लिए, तो लोग काम करेगा क्या, काम ही नहीं तो काम करेगा क्या, है ना। तो वही यहाँ पे था कि प्रोडक्शन क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि प्रोडक्शन होना बंद हो गया, बिल्कुल बंद होगा, कंपनी है ही नहीं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे उन पर बम गिर गया, लोग वहाँ से चले गए युद्ध में, तो कहाँ से होगा, है ना। तो प्रोडक्शन बंद हो गया, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ गया, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी का संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये था ब्रिटेन में इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, ब्रिटेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ये पूछे तो आप ये चारों पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज इन यूरोप। यूरोप के खेती बाड़ी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। वॉर से पहले यानी कि 1913 तक ईस्टर्न यूरोप यानी कि यूरोप का जो ईस्ट वाला साइड है वो मेजर सप्लायर था किसका, व्हीट का, यानी कि गेहूं का, पूरे दुनिया में। ठीक है ना। बट लेकिन वॉर के कारण हुआ क्या, बट व्हेन दिस सप्लाई वाज डिस्टर्बटेड ड्यूरिंग द वॉर wheat प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इंक्रीज्ड। अब हुआ क्या, हुआ ये कि देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब गोला बारूद गिर रहा है तो खेती बाड़ी तो तहस नहस होना ऑब्वियस सी बात है ना, एकदम कंपलसरी है, ऐसा हो ही जाता है। चलो, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ईस्टर्न यूरोप व्हीट का मेजर सप्लायर था, सप्लाई करता था, अलग अलग जगहों को देता था, लेकिन यही कंडीशन उनका वॉर के दौरान ख़राब हो गया। लोग खेतीबाड़ी को छोड़ चुके थे, खेतों में गोले बारूद गिर रहे हैं तो कौन खेतीबाड़ी करने के लिए जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ हो रहा था। तो पूरी तरीके से फर्स्ट वॉर के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में खेतीबाड़ी पूरी तरीके से बंद हो चुका था। ठीक है, और जब बंद हुआ, यूरोप में जब बंद हुआ तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यूरोप में खेती बाड़ी बंद हो रहा है तो क्या यूरोप के लोगों को पेट नहीं भरना है क्या, अपना भरना तो है। ठीक है, यूरोप के लोग अपना खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर से तो खरीद सकते हैं, और बाहर से वो खरीद कहाँ से रहे थे, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखो वॉर में क्या होता है ना, वॉर में ये होता है कि जो कंट्री मुसीबत में है वो कंट्री, जो कंट्री मुसीबत में होता है उस कंट्री को बढ़ावा तो मेनली कोई देता नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमला नहीं हो रहा है वो वाला फ़ायदा उठा लेता है। जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इसमें उतना ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं था इनका, नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका तो बाद में गया था ना, बाद में गया था। तो इन सभी को लगा कि यार देखो यूरोप में ना अभी अनाज का कमी है ना, क्यों ना अपने यहाँ पे अनाज उपजाया जाए
और जाके यूरोप में बेचा जाए, है ना। तो इनका प्रॉफिट वहाँ से हुआ। ऑब्वियस सी बात है, आर्मी है, सोल्जर है, तो उनको पेट तो पालना है उनका, आपको, तभी तो वो वॉर लड़ पाएंगे। तो यूरोप में खेती बाड़ी हो नहीं रहा था, तो अमेरिका वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, कनाडा वाला ने सोचा खेती बाड़ी हम लोग करेंगे और वहाँ पे अनाज को अपना बेचेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और हुआ भी प्रॉफिट। आगे बढ़ते फिर। बट once the war was over, production in Eastern Europe was revived and there was ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। लेकिन यूरोप इतना कमज़ोर भी नहीं था कि वॉर ख़त्म हुआ तो पूरी तरीके से हम लोग तहस नहस हो गए तो वैसा ही रहेंगे, ऐसा नहीं था। वॉर ख़त्म होने के बाद जो ईस्टर्न यूरोप साइड में खेती बाड़ी पहले होता था वो बंद हो चुका था, दोबारा उनको चालू किया गया, है ना, ताकि यूरोप के लोगों का पेट पाला जा सके। आगे बढ़ते हैं। और इतना ज़्यादा खेती किया गया कि ओवर प्रोडक्शन हो गया गेहूँ का, है ना। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है ओवर प्रोडक्शन, मतलब कि खेती बाड़ी ज़्यादा ही कर दिया गया, जितना वहाँ पे लोग थे उससे कई ज़्यादा अनाज को उपजा दिया गया, जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा अनाज को उपजाया गया। ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम डिक्लाइन एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेप्ट। अब देखिए मार्केट में, ये आपको हम एक बार बताए भी थे शायद, है ना, जब मार्केट में सामान ज़्यादा होता है ना, तो उसका दाम अपने आप नीचे गिरता है, क्योंकि लोगों के पास क्या है, बार्गेनिंग का तरीका है। आप 5 रुपये के जी दे रहे हैं, बगल वाला 4 रुपये के जी दे रहा है, देना है तो दीजिए, नहीं तो उधर जाके खरीदेंगे, है ना। वही चीज़ होता है जब मार्केट में सामान बहुत ज़्यादा होना, मार्केट में जब सामान बहुत ज़्यादा हो तो उसका प्राइस अपने आप नीचे गिरता है, और जब मार्केट में सामान बहुत कम हो उसका डिमांड अपने आप ऊपर हो जाता है ना। दुकानदार वाला का मनमानी वहीं पर चलता है कि 20 रुपये पर के जी देंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं तो साइड हटिए, है ना। तो वही बात है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जो ईस्टर्न यूरोप में पहले खेती होता था वो तो बंद हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म हुआ, ईस्टर्न यूरोप वाले लोगों ने फिर से खेती बाड़ी अपना करना चालू किया, और इतना ज़्यादा खेती बाड़ी कर दिया कि मार्केट में केवल और केवल गेहूँ ही दिख रहा था, है ना। अब जब हर जगह पे गेहूँ है तो बेसी बात है उसका दाम नीचे गिरेगा ही गिरेगा। दूसरा वाला दे रहा है 5 रुपया तो तीसरा वाला दे रहा है 4 रुपये पर के जी, और बेसी बात है दाम उसका गिर रहा है ना। तो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया गया गेहूँ कि ग्रेन प्राइसेस फेल, तो उसका प्राइस क्या हो गया, नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, रूरल इनकम डिक्लाइंड। जो किसान लोग अपने पैसे को लगा कर खेती किए थे उनको उतना पैसा भी नहीं मिल पाया, उनका लागत भी उनको नहीं मिल पाया। एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट। और हो सकता है कि किसान अपना जो खेती किए होंगे किसी से कर्ज लेकर किए होंगे, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, कर्ज में डूबते चले गए। तो ये कंडीशन था कब का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का। ठीक है, चलो यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आया यहाँ तक। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बारे में। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको यहाँ तक में कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगले वाले क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।